बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के कोर्स की बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन और रोल ऑफ प्रोटीन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग भी समटाइम यहाँ से बन जाता होता है, तो ये क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। और जनरल क्वेश्चन है और इससे कई मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं, पूरी जो बायोलॉजी में जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हम पढ़ रहे होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की, तो ये प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली ऑन द बेस ऑफ शेप है। शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन्स की शेप कैसे होती है। तो अगर हम बात करें तो दो टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है फिब्रस प्रोटीन्स, दूसरी हमारे पास यहाँ पे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो फिब्रस प्रोटीन है, नाम से जाहिर है कि वो फाइबर लाइक हैं, धागे की तरह हैं, ऐसे इनके धागे होते हैं, ऐसे फाइबर लाइक ही होती हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये राउंड होती हैं, ऐसे स्फेरिकल टाइप की होती हैं, तो इनको हम स्टडी करते हैं डिटेल में। फिब्रस प्रोटीन जो होती हैं वो फिब्रल्स की फॉर्म में होती हैं, यानी ये धागों की सूरत में होती हैं, इनके धागे होते हैं सारे, ठीक है। ये प्रोटीन धागों की सूरत में होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं ये स्फेरिकल होती हैं, हमेशा ये राउंड होती हैं, ओवाइड होती हैं, ग्लोबुलर होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो फिब्रस प्रोटीन्स में यूजुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इंपॉर्टेंट, ये इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी स्ट्रक्चर तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन्स में होती हैं। शर्त इतनी शर्त है कि अगर एक प्रोटीन में चेन एक है, उसकी शेप ग्लोबुलर है, तो उसका स्ट्रक्चर टर्शियरी होगा। अगर उसमें चेन ज़्यादा हैं तो उसका शेप ग्लोबुलर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी होगा, ठीक है। तो रोल की बात करते हैं। फिब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करती हैं, तो इनका स्ट्रक्चरल रोल है, ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर रही हैं। जैसे एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन है, हमारे नेल्स को, हमारे हेयर्स को बना रही है। कोलेजन प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को बना रही है। इसी तरह हम बात करते हैं तो हमारे मसल में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स पड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, मसल्स को बिल्ड कर रही हैं, तो इनका रोल स्ट्रक्चरल होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं ये हमेशा फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक जो है काम कर रही होती हैं, वर्किंग मैकेनिज्म शो कर रही होती हैं। जैसे हार्मोन्स हैं वो बहुत सारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर रहे होते हैं, जो एंजाइम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म को चला रहे होते हैं, रिएक्शंस कैटलाइज कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ माइक्रोब्स को किल कर रही होती हैं, तो इस तरह ये इनका फंक्शनल रोल है। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन की, तो क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि किस प्रोटीन को किसी मीडियम से सेपरेट करना, प्रेसिपिटेट करना या अलग करना, आप कह सकते हैं। तो जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं इनकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो ब्लड के अंदर हैं, इन प्रोटीन्स को हम ब्लड से आइसोलेट कर सकते हैं, इनकी आइसोलेशन पॉसिबल है। फिब्रस प्रोटीन जो होती हैं इलास्टिसिटी इनमें होती है, ये इलास्टिक नेचर की होती हैं, इलास्टिसिटी इनमें होती है। रीज़न ये है कि जैसे अब फ़र्ज़ कर लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे कार्टिलेज में इलास्टिन प्रोटीन पड़ी है, वो भी फिब्रस है, कोलेजन प्रोटीन पड़ी है, फिब्रस है, उसकी वजह से कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, ब्लड वेसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है इन प्रोटीन्स की वजह से। ग्लोबुलर प्रोटीन में कोई ऐसा स्ट्रेचिंग इलास्टिक नेचर नहीं होती। सोलुबिलिटी की बात करें, फिब्रस प्रोटीन जो होती हैं ये इनसोलुबल होती हैं पानी में, इनसोलुबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि आपके बाल, आपके नाखून पानी में हल नहीं होते हैं, ये इनसोलुबल है। लेकिन जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये तो पड़ी पानी में, ये तो पड़ी पानी में, ब्लड में फिर रही होती हैं, ब्लड में सारा पानी, तो ये सोलुबल होती हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये डिसऑर्गेनाइज नहीं होती, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं अगेंस्ट द चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, इन चीज़ों के अगेंस्ट काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। तो जैसे एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मोन्स हैं, अगर ब्लड का टेम्परेचर बदल जाए, अगर ब्लड की पीएच बदल जाए, तो इसकी वजह से इनका जो सारा वो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, इनके अंदर जो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए ये चेंज हो सकती हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो सकती हैं। एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सिल्क फाइबर्स होते हैं, जो जिन प्रोटीन्स, इस प्रोटीन को हम सिल्क वर्म से लेते हैं, सिल्क वर्म्स हैं जिनसे हम इस प्रोटीन को ले रहे होते हैं, ठीक है। ये सिल्क फाइबर है जिसको डिफरेंट क्लॉथेस की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं इसको हम। एक्टिन है, मायोसिन है, ये प्रोटीन्स मसल्स में हैं, कंट्रक्शन शो करती हैं। फिब्रिन है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्लॉट बनाती है। केराटिन जो है नेल्स को, हेयर्स को बना रही है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, नेल्स को, हेयर्स को बिल्ड कर रही है। कोलेजन है, ये हमारी बोन्स को, कार्टिलेज को बना रही है। ये सारे के सारे प्रोटीन बेसिकली फिब्रस प्रोटीन्स। बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, इनमें हमारे पास एंजाइम्स हैं, सारे ग्लोबुलर नेचर के हैं, रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, एंटीबॉडीज़ माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करती हैं, हार्मोन्स बॉडी में फिजियोलॉजी को चेंज कर रहे होते हैं,
हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरी कर रही होती है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। ये हमारी मेन जो एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस की। ठीक है, आगे हमारे लेक्चर में नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में रोल क्या होता है, हमारी बॉडी में कहाँ कौन कौन सी प्रोटीन किस किस तरह के काम कर रही हैं, तो उनका जो फंक्शनल रोल है हमारी बॉडी में वो डिस्कस करते हैं। बहुत सारी प्रोटीन जो होती हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में इसमें सारे फॉस्फोलिपिड्स पड़े हैं, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स, और इन फॉस्फोलिपिड्स के साथ ही यहाँ प्रोटीन्स पड़ी होती हैं। और सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास कोई सोडियम पोटाशियम पंप लगा हुआ है, सपोज कर लें दिस इज़ सोडियम पोटाशियम पंप, ये कोई सोडियम पोटाशियम पंप लगा हुआ है सपोज कर लें, ये भी एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये इस तरह। तो ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और ये मेम्ब्रेन्स के अंदर पड़ी है, मेम्ब्रेन्स में ही ये एम्बेड होकर अपना काम कर रही होती है और ये सोडियम पोटाशियम की कंसनट्रेशन को मेंटेन कर रही होती है। तो इस प्रोटीन का मेन काम ये है, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है जो हमने डिस्कस किया है, सोडियम पोटाशियम पंप, ये पंप जो है सोडियम और पोटाशियम आयंस के लेवल को मेंटेन करती है। इट मेंटेन सोडियम एंड पोटाशियम लेवल। न्यूरॉन सेल में सोडियम पोटाशियम के लेवल को ये मेंटेन कर रही होती है। यूजुअली जब एक बार सोडियम पंप चलता है तो ये 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है, 2 पोटाशियम को अंदर भेजता है, यानी एक बार इसके चलने पे 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम आयन जो है वो अंदर जाएंगे। तो इस तरह ये पंप काम कर रहा होता है एक्टिवली एनर्जी लगा के। पंप के अंदर एटीपेज एंजाइम होता है, वो एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी लगाता है और इस तरह ये आयंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो न्यूरॉन सेल्स में ये आयन सारे मेंटेन हो रहे होते हैं। कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन जो है वो हमारी बॉडी में बोन्स में कार्टिलेज में ये पड़ी है, उसके मैट्रिक्स को बिल्ड कर रही है। ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कैराटिन प्रोटीन है, ये हमारे नेल्स को हेयर्स को बना रही है, इसका भी स्ट्रक्चरल रोल है। फिब्रस प्रोटीन्स हैं ये, ठीक है, ये हमारी बॉडी में हेयर्स को नेल्स को जो है वो बिल्ड कर रही है। इस तरह बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। और ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। बॉडी में जो सारे रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर रहे होते हैं। और बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो हार्मोन्स इन नेचर होती हैं, मतलब वो एज अ हार्मोन्स काम कर रही हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, एग्जांपल है ADH हार्मोन है, ADH है, ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों प्रोटीन सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी में। ये पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ADH जो है वो किडनी से वाटर रिटेन करने में हेल्प कर रहा होता है, वाटर रिटेंशन में काम कर रहा होता है। और जो ऑक्सीटोसिन है ये बर्थ में काम कर रहा होता है और इसके अलावा जो मिल्क इजेक्शन है उसमें काम कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, इनकी हमारे पास एग्जांपल है मेन यहाँ पे हीमोग्लोबिन RBCs में है। ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसी तरह हमारे मसल्स में प्रोटीन है मायोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं। जो मायोग्लोबिन है ये बेसिकली स्टोरेज प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है और ये टिश्यूज से अब्जॉर्ब करके स्टोर करेगी और स्टोरेज करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करती है उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सेल्स को, ताकि वो काम कर सकें अपना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है, ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पड़ी है और ये ब्लड के अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं कि जो एक पानी का ख़ास लेवल है ब्लड के अंदर जो होना है लाजमी, जो लाजमी चाहिए, उस लेवल को मेंटेन करती है। ये एज अ सोल्यूट काम कर रही है और ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। इसी तरह क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये क्लॉट्स बनाती हैं। जब भी ब्लड फ्लो होता है, जब भी कोई इंजरी होती है आपको, तो हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, कुछ देर बाद वो ब्लड जो है स्टॉप कर जाता है। रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी में एक क्लॉटिंग प्रोटीन है, उसका नाम है फाइब्रिनोजिन, ये इनएक्टिव होती है। फाइब्रिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन इसकी एक्टिव फॉर्म है और इसको एक्टिव करने के लिए थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, ये काम कर रही होती है। और थ्रोम्बिन को भी पहले एक्टिव किया जाता है। हमारे लिवर सेल से बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं
और थ्रोम्बिन आके फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। फाइब्रिन जो है इस तरह कोई, जैसे कोई जाल पड़ा है, इस तरह जाल की तरह की प्रोटीन होती है, ऐसे कुछ इस तरह, जैसे कहीं पे ब्लड फ्लो कर रहा होगा वहाँ पे जाल आकर रुकेगा, ये जाल आके उस ओपनिंग वाले पॉइंट पे जाकर रुकेगा और इस जाल में फिर आरबीसीज ऐसे अंदर इंटेंगल हो जाएंगे और आरबीसीज के इंटेंगल होने से फाइनली वो जो पाथवे है, वो रास्ता है, ब्लॉक हो जाएगा। उसकी ब्लॉकेज से जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो मसल में पड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, जैसे एग्जांपल है एक्टिन की, एग्जांपल है मायोसिन की, ठीक है। ये सारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन में टेक पार्ट कर रही होती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन से हम मूव कर रहे होते हैं। कुछ प्रोटीन्स स्पिंडल फाइबर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं कि जब हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड करते हैं तो डिवाइडिंग के टाइम में जो है वो सेल्स में क्या होता है, डिवाइडिंग के टाइम में सेल्स में इस तरह धागे से बनते हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये कुछ ऐसे धागे से बनते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है इस तरह बनते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को जोड़ते हैं, क्रोमोसोम जहाँ जुड़ते हैं, अटैच होते हैं और सेपरेट होते हैं। तो एक्चुअल में सेंट्रियोल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स पड़ी होती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स को बनाती हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स को यहाँ बिल्ड कर रही होती हैं। डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं बहुत सारी हमारी बॉडी में, एग्जांपल है एंटीबॉडीज़, ये हमारी बॉडी में डिफेंस कर रही होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को किल कर रही होती हैं, माइक्रोब्स को डैमेज कर रही होती हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब आता है तो माइक्रोब की बॉडी की सरफेस पे एंटीजीन होता है। अब वो जो एंटीजीन है जो माइक्रोब्स की बॉडी की सरफेस पे पड़ा है, उस एंटीजीन को हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो पहचानते हैं। वह बी प्लाज्मा क्लोन सेल स्पेशली वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ आगे माइक्रोब्स को फाइनली डैमेज करती हैं। आयन स्टोरेज प्रोटीन होती हैं जो बहुत सारे आयंस की स्टोरेज कर रही होती हैं। इसमें दो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हैं, एक है फेरेटिन और दूसरी हमारे पास यहाँ पे है कैसीन। फेरेटिन जो है ब्लड में होती है और ये आयरन की स्टोरेज करती है, ये आयरन के साथ बाइंड करती है, आयरन की स्टोरेज कर रही होती है, ठीक है। और जो कैसीन है हमारे पास ये मिल्क में होती है और ये कैल्शियम को स्टोर कर रही होती है। तो फेरेटिन का अगर लेवल ब्लड में कम हो, इसका मतलब है कि आयरन ब्लड में कम है, तो हम आयरन के लेवल को फेरेटिन के लेवल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह रिप्रेसर्स प्रोटीन्स हैं लास्ट में। रिप्रेसर्स प्रोटीन जो होती हैं वो जीन रेगुलेशन में काम कर रही होती हैं, जीन्स को रेगुलेट करती हैं। जीन्स ने कब किस टाइम स्विच ऑन होना है या स्विच ऑफ होना है, कब किस टाइम ट्रांसक्रिप्शन करनी है ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी, ये डिसीजन जो है जीन्स कर रहे होते हैं, जीन से हो रहा होता है। तो और उसमें रिप्रेसर प्रोटीन्स मेन प्रोटीन्स हैं जो कि उन जीन्स की प्रोमोटर साइड पर जाके बाइंड करती हैं, जो उनको एक्टिवेट करती हैं या इनहिबिट करती हैं। तो जीन रेगुलेशन में डीएनए के एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें रोल ऑफ प्रोटीन डिस्कस किया हमने और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे बात की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे लिपिड्स। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।